नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जल संसाधन मंत्री आज गोंडा में दौरा करने पहुंचेंगे। मंत्री महेंद्र सिंह का 2 जगहों पर आज कार्यक्रम होगा, जहां पर 10:30 बजे करनौलगंज पहुंचेंगे मंत्री और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तुलसी स्मारक वहां से जाएंगे और इसी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी एक अहम बैठक की जाएगी और दोपहर 2:30 बजे के आसपास लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोंडा पहुंच रहे हैं आज और इसी बीच 2:30 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे मंत्री। आज गोंडा पहुंचेंगे जल संसाधन मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना और इसी के साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह का 2 जगहों पर कार्यक्रम है, जहां वो हिस्सा लेंगे और इसी के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। एक अहम बैठक के भी यहां पर आयोजन किया गया है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम का शिकंजा कस चुका है। इको ग्रीन को अब हर घर से कूड़ा उठाने का आदेश दिया गया और यूजर चार्ज न देने पर इको ग्रीन लगाएगा जुर्माना। मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी के साथ ही अब इको ग्रीन को लेकर ये नई गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं, जहां पर जुर्माने की बात कही जा रही है। मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, इको ग्रीन अब हर घर से कूड़ा उठाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम का ये कड़ा रुख, जिसके चलते अब इको ग्रीन को हर घर से कूड़ा उठाना होगा और इसी के साथ ही सर्विस चार्ज को लेकर भी यहाँ पर कई अहम संशोधन किए गए और इको ग्रीन को अब हर घर से कूड़ा उठाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यूजर चार्ज न देने पर इको ग्रीन जुर्माना लगाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जुर्माना जो है मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें पंपोर इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ये मुठभेड़ हो गई और इस दौरान हमारे जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन करने गए तो आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान जब सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, इस दौरान एक आतंकी मारा गया है। और इसी के साथ रुक करने अगली खबर की ओर, झारखंड के चतरा जिले के पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सिमरिया थाना क्षेत्र में बिहारवी जंगल से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल खूंखार नक्सली रमेश गंजू उर्फ आजाद को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक एवी होमकर ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में बरवाडीह जिले में जंगल में जो है ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 198वीं बटालियन ने खूंखार माओवादी रमेश गंजू उर्फ आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्होंने भी बताया कि गिरफ्तार नक्सली कमांडर झारखंड और बिहार में इस पर 45 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उस पर राज्य पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नक्सली के पास से 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार नक्सली ने 30 से अधिक पुलिसकर्मियों और उनके अनेक ग्रामीणों की हत्या की है। आपको बता दें, काफी समय से पुलिस को इस नक्सली की तलाश थी और इसी के साथ ही कई जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए, लेकिन
बहरहाल फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर इस माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें माओवादी पर 30 से अधिक पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगा हुआ है और इसी के साथ ही बिहार और झारखंड समेत कई ऐसे जिले हैं जहां मुख्य तौर पर आरोपी के खिलाफ करीब 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में मुंबई के विले पार्ले, खेरवादी, महिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवांडी में पुलिस थाने में कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में बीजेपी की भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और यात्रा में कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था और इसके बाद आपको बता दें कि इसका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पालन करना काफी अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की लापरवाही देखी गई, इसको देखते हुए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं परिवहन मंत्री सूचना के अनुसार अब राज्य परिवहन एजेंसियां और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित अपराध होने के 15 दिनों के अंदर अपराधी को नोटिस भेजना होगा। साथ ही चालान के निपटारे तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहित करने भी होंगे। बता दें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के परिवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत चालान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। बताते चले राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शन और स्टेशन पर, साथ ही 10 लाख से अधिक की आबादी वाले मुख्य शहरों में लगाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एक नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि करीब 132 शहरों का उल्लेख नोटिफिकेशन में किया गया है जो सबसे अधिक जोखिम वाले हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस को इस तरह से रखा जाना चाहिए जिससे किसी तरह की बाधा ना हो, इसमें लाइन ऑफ विजन या फिर यातायात के सही तरीके से चलने में परेशानी पैदा ना हो।
आपको बता दें कि पूर्व महिला अध्यापिका के साथ बदसलूकी मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। प्रबंधन की गिरफ्तारी के लिए एसपी और पूर्व सांसद समेत कई लोग सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें पूर्व राज्य मंत्री ने भी डीएम ऑफिस पर धरना दिया है और ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं बीती रात को पूर्व मंत्री ने अचानक से फेसबुक पर लिखकर यह बताया कि अध्यापिका के साथ छेड़छाड़ जो हुई है उसमें फंसे प्रबंधन की गिरफ्तारी के लिए कल कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही बताते चले जैसे ही प्रदर्शन करने की बात सामने आई प्रशासन में हड़कंप मच गया और तय समय यानी 11 बजे के बाद पूर्व राज्य मंत्री के साथ सैकड़ों का हुजूम लेकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पूर्व सांसद बालेश्वर यादव भी पहुंच गए। इसी बीच धरना प्रदर्शन लगभग आधे घंटे ही चला कि एडीएम आ गए और ज्ञापन लेकर धरना समाप्त कराया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आज आतंकियों ने अपनी पार्टी के कई लोगों के ऊपर जो है हमले की बात कही है और इसी के साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर से काफी बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके साथ ही आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारी है। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। लोन 4 महीने पहले पीडीपी से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें गुलाम हसन लोन की हत्या की राजनीतिक दलों ने निंदा भी की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुर्भाग्य से कश्मीर में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा और ऐसे में ये काफी दुखद है और इसी के साथ ही अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की हत्या की घोर निंदा करते हुए शोक में संलिप्त है परिवार और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने मृतक के परिवार को संवेदना दी है। और जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने पकरिया गांव में राजेश कुमार के इकलौते पुत्र उज्जवल कुमार का अपहरण कर लिया है। फिरौती में परिजनों से कभी 1 करोड़ तो कभी 70 लाख रुपए नगद मांगे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुवार को शंभूगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तो वहीं 17 अगस्त की शाम 7 बजे के करीब जब उज्जवल पढ़ाई करने अपने पिता के साथ बाइक से घर लौट रहा था, उसी समय उसका अपहरण कर लिया गया है। सुनसान सड़क पर बिना नंबर प्लेट के एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो के साथ पहले से ही घात लगाए बैठे 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर बाइक रोकी और पिता और पुत्र दोनों की आंख पर पट्टी बांधकर लेकर चले गए। इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने बीते दिन जो है किसी को नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद पीड़ित की तरफ से परिजनों ने ये जानकारी फिलहाल पुलिस को दी है, जिसके बाद उज्जवल को अपराधियों ने तारापुर में उतार दिया था और उसे अपराधियों ने कहीं और ले जाने की बात भी कही थी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि उसके पिता राजेश कुमार को आरोपियों ने बेहलर में ले जाकर कहकर रिहा कर दिया कि 1 करोड़ जमा करो तब उज्जवल कुमार को छोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही गुरुवार को अपहृत छात्र के पिता राजेश कुमार के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर लिया गया और इसके बाद जिले के पुलिस कई अन्य पुलिस पदाधिकारी थाने में कैंप कर छात्र को बरामद करने के लिए मोबाइल लोकेशन के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी में लगे हुए। और यूपी की जेलों में बंदी 1.5 साल बाद फिर से अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण अपनों से मुलाकात को बंद कर दिया गया था और अब जेल में बंदी अपनों से एक बार फिर से मुलाकात कर सकेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बंदियों से उनके परिजनों जो हैं अब वो मुलाकात कर पाएंगे। इससे पहले कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुलाकात का सिलसिला रोक दिया गया था, लेकिन अब यूपी की जेलों में एक बार फिर से बंदी 1.5 साल बाद अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे।
दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण अपनों से मुलाकात को बंद किया गया था और अब जेल में बंदी अपनों से फिर से एक बार मुलाकात करने के लिए काफी उत्सुक हैं। इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन कराया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते लगी पाबंदी में ढील देते हुए नियमों के साथ मुलाकात की छूट दी गई है, लेकिन मुलाकात करने के लिए शर्तों को भी लागू कर दिया गया और बंदी से मुलाकात करने आने वाले प्रत्येक परिजन के पास आधार कार्ड और अन्य कोई पहचान पत्र की कॉपी होना अनिवार्य होगा। ऐसे में 72 घंटे के अंदर ही केवल RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव कॉपी जो है रिपोर्ट की होनी चाहिए और ये दोनों अनिवार्य रूप से होने पर ही मुलाकात एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया है कि मुलाकात फेस कवर लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ही बंदियों से परिजन कर सकेंगे।